अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रऊफ़ काजी है और एक एजुकेशनल के चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल का जो मेन थीम है वो है इंग्लिश के बारे में सीखना। दोस्तों, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और तकरीबन जो तमाम शोबे हैं आजकल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैट्रिक के, मिडिल के, जो मैट्रिक के मेन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो बड़े परेशान रहते हैं, इंग्लिश को बहुत टफ समझते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उन सब के लिए इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ईजी करने की। जो पहले पहले जो मेरी सीक्वेंस है वो इंशाल्लाह टेंसेस के बारे में है और जो मेन चीज़ें हैं टेंस के बारे में टोटल आपको फिंगर टिप्स पर आपको टेंस याद होंगे इंशाल्लाह। और याद ही नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूँगा मैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेंस समझने से पहले सबसे पहले इसकी अहमियत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जब हम फ़िक्रा बोलते हैं वो किसी न किसी टेंस से मुंसलिक होता है। टेंस का मतलब होता है ज़माना, यानी किसी न किसी ज़माने से मुंसलिक होता है। यानी कोई हम काम करते हैं या कर रहे हैं तो वो मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं। कोई भी बात करते हैं या तो वो मौजूदा की बात करते हैं या गुजरे हुए कल की बात करते हैं हमेशा, या फिर आने वाले ज़माने की बात करते हैं। तो देखते हैं टेंस दोस्तों बेसिकली तीन किस्में होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब होता है फ़ेल हाल। अब फ़ेल का मतलब क्या होता है, ज़माना, और हाल का मतलब मौजूदा। यानी जो बात हम मौजूदा दौर में कर रहे हैं वो फ़ेल हाल कहलाती है। मतलब जो हम आदतन डेली लाइफ में करते हैं, जो जो चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, वो है फ़ेल हाल। दूसरा हमारे पास पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब होता है फ़ेल माजी। अब फ़ेल ज़माना और माजी का मतलब गुजरा हुआ कल। दोस्तों, जब हम गुजरी हुई बात करते हैं ना, जो हम कर चुके हैं, यानी हम कर चुके थे, हमने ये काम किया था, तो वो हम पास्ट में गिनते हैं। और तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल और टेंस का मतलब ज़माना, यानी कि फिर मुस्तकबिल। यानी जो काम हम करना चाहते हैं या करेंगे, यानी नेक्स्ट आगे वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले दौर की बात कर रहे हैं, तब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। इन सब टेंसेस को समझने के लिए क्या होता है कि जो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फिर फ्यूचर टेंस है, इन तीनों की जो है ना वो किस्में हैं आगे, चार 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 किस्में कैसे हैं। यानी प्रेजेंट की तरफ लेंगे तो इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसी तरह से अगर पास्ट की तरफ गिने तो पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह से अगर फ्यूचर टेंस की किस्में जाने तो वो भी सेम है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए उसकी ये चार शाखें जो है ना, इसको लाजमी समझना पड़ता है। आज जो हम समझेंगे वो है प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब उर्दू में होता है फ़ेल हाल मुतलक, यानी फ़ेल हाल सादा समझ लें, सिंपल। ठीक है। अब इस सिंपल यानी कोई भी फ़िक्रा है उर्दू का, उसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेज़ी में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से टेंस से मुंसलिक है। ठीक है, कौन से ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। तो उर्दू में क्या होता है कि फ़िक्रे के आखिर में, कोई भी फ़िक्र हो उर्दू का, उसके अगर आखिर में ता है आ जाता है, ती है आ जाता है, ते है आ जाता है, या ता हूँ, इस तरह का फ़िक्र आ जाता है, तो वो हमारी शनाख्त है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो डैम श्योर हो गए हम लोग। यानी जो इसमें मतलब मैं पानी पीता हूँ, ठीक हो गया, यानी ता हूँ एंड पे आ गया। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी ता हूँ एंड पे आ गया। या मैं पढ़ता हूँ, यानी या वो पढ़ते हैं, यानी इस तरह का फ़िक्र आ जाए। मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं जूते पहनता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, यानी इस तरह के जितने भी फ़िक्रे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। यानी अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअल लें तो जो चीज़ हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में हो रही है शेड्यूल के हिसाब के साथ, यानी जो हमारी आदतन चीज़ें हैं जो रोज़ाना होती हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिनते हैं। यानी मैं पहनता हूँ तो कपड़े तो बंदा पहनता है नॉर्मली, या फिर मैं पानी पीता हूँ तो डेली पीता है। तो ये मतलब शेड्यूल के हिसाब से आ गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, यानी जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक हो गया। उर्दू में शनाख्त होगी, अगर हम लोग किताबी लिहाज से देखें तो कोई भी फिक्र ट्रांसलेट करने से पहले उसको देखें, उसके एंड में उसकी निशानी ये है, उसका एंड में ता है आता है, ती है, ते है, या वगैरह इस तरह का फिक्र आता है। तो इसको ट्रांसलेट करने हम लोगों ने अंग्रेज़ी में, हमें पता चल गया कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वो उसकी निशानी ता है वगैरह की देख के, यानी आदतन कॉन्सेप्चुअल भी हो गया। अब हमने ट्रांसलेट करना है इसको अंग्रेज़ी में। ट्रांसलेट करने से पहले हमें पता चल गया इसका कौन सा टेंस है,
अब ट्रांसलेट करने की बारी आती है। किसी भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसका एक मेन फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है? एस प्लस वी प्लस ओ। एस प्लस वी प्लस ओ प्लस, ये क्या है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब का मतलब होता है, वी का मतलब वर्ब, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल, यानी काम करने वाला। काम करने वाला क्या मतलब? किसी भी फिक्रे में एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है। यानी मैं पानी पीता हूँ, इसमें क्या है? मैं जो है ना वो सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला बंदा है मेन। ठीक है, किसी भी फिक्रे में कोई ना कोई काम ज़रूर होता है और कोई काम करने वाला बंदा भी ज़रूर होता है। ठीक है, यानी मैं हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें काम क्या है? काम देखें तो हम पीना, पीना एक काम है ना, कि हम पीते हैं, ये काम करते हैं। तो ये पीना वर्ब में कहलाता है, यानी वर्ब हमेशा काम है, सब्जेक्ट हमारा फाइल है, यानी जो काम करने वाला है। उसके बाद क्या पी रहा हूँ जनाब? मैं पानी पी रहा हूँ, तो पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल है। एक हो गया काम करने वाला, यानी मैं, दूसरा काम पीना, और तीसरा काम किस पे हो रहा है? भाई किसको पी रहा है? वो पानी को पी रहा है, तो वो मफूल पानी हो गया। दूसरा फिक्र देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद काम क्या है? यानी वर्ब क्या है? जाना, तो ये जाता हूँ काम है। उसके बाद कहाँ जाता हूँ? भाई ये स्कूल जाता हूँ, तो ये स्कूल जो है ना भाई ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट यानी मफूल हो गया, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ गया? मैं पढ़ता हूँ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम फिक्रा बोलते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती, यानी मफूल ज़ाहिर करना हमें ज़रूरी नहीं होता, तो हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही फिक्रा कंप्लीट होता है। मसलन मैं पढ़ता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट और पढ़ना हो गया काम। अब ज़रूरी तो नहीं मैं यहाँ पर फ़लाँ किताब लिखूँ, मैं फ़लाँ किताब पढ़ता हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो मफूल है वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर मफूल है तो उसकी तरतीब यही होगी, यानी अंग्रेज़ी में अगर ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारी तरतीब है। तो ये तरतीब तमाम टेंसेज में लागू होगी। तो इस टेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इस तरतीब को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है उसको, यानी हमने पहचान कर ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है उर्दू से। अब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट का मतलब इस फिक्रे में, यानी मैं पानी पीता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें मैं, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, यानी मैं ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? इस फिर फार्मूले में है वर्ब लगाना। अब इसमें वर्ब है पीना। अब पीना की इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि वर्ब कैसे लगानी है। इस इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी ट्रांसलेशन के दौरान हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो वर्ब है इसकी फॉर्म्स होती हैं तीन। यानी ड्रिंक है मिसाल के तौर पर, ये ड्रिंक आ गया जी। अब ड्रिंक की तीन फॉर्म्स हैं। ड्रिंक हो गया, इसका मतलब पीना है। ड्रैंक का मतलब हो गया पीना, और ड्रंक का मतलब भी पी चुका है, यानी कि पीना। अब ये तीनों लफ्ज़ों के मतलब एक हैं, लेकिन ये तीन ज़मानों से मुंसलिक हैं। मतलब ड्रिंक हो गया सिंपल फॉर्म, इसकी पहली फॉर्म वर्ब की हमेशा फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। दूसरी ड्रैंक है, इसकी दूसरी फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। और तीसरी है ड्रंक, ये भी पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट में ही इस्तेमाल होती है। तो क्या है, यानी बाज़ औक़ात प्रेजेंट में भी होती है, वो तो हमारे उसूल के हिसाब से आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखें ड्रिंक है। अब इसमें इसका जो फार्मूला है, यानी वर्ब को इस्तेमाल कैसे करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है इसका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। यानी मैं, असल में एक मैं लफ्ज़ ऐसा है, यानी अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ या वो पढ़ता है, इसमें फ़र्क क्या है? वो हम अकेला बंदा यानी मेंशन कर रहे हैं, एक अकेला बंदा पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ का मतलब मैं एक जमा में लफ्ज़ आ जाता है, यानी मी, नून गुन्ना की वजह से शायद है कि मैं को हमेशा हम प्लूरल गिनते हैं, आई को हमेशा प्लूरल गिनते हैं, इसको सिंगुलर नहीं गिनते। दूसरी बात, वो पढ़ता है अगर आ जाए, यानी तुम पढ़ते हो। अब देखा जाए तो तुम हम अगर एक बंदे को कह रहे हैं तो वो भी सिंगुलर है, लेकिन मैं, आई एंड यू, ये दोनों लफ्ज़ सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल में गिने जाते हैं। इसके अलावा वो हो गया असलम, मिसाल के तौर पर कोई नाम आ जाता है सिंपल, तो असलम यानी पढ़ता है, तो ये एक सिंगुलर पर्सन है असलम। लेकिन अगर वो पढ़ते हैं काफ़ी लोगों को कहेंगे तो वो भी प्लूरल में गिने जाएंगे। तो आए अपनी ट्रांसलेशन की तरफ देखते हैं।
इसमें क्या होता है ड्रिंक, यानी पहले तो हमारे पास एक उसूल ये हमने की पॉइंट रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट अपना वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। दूसरी क्या कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे उसकी वर्ब के साथ। अगर तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो उसको सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी क्या पीता हूँ, पानी। ठीक है, पानी की इंग्लिश वाटर होती है। यानी अगर आई है आया हुआ है तो आई प्लूरल है, प्लूरल है तो सिर्फ सब्जेक्ट यानी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इसके साथ कोई इजाफा नहीं हो रहा एस या ई एस का। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि वो पानी पीता है, ही ड्रिंक वाटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इसका सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आई का तो हमें पता था प्लूरल है, अब ही यानी वो हमेशा ही अकेला होता है। तो सिंगुलर बंदे के साथ अगर वर्ब लगानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके जो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है हमेशा। तो ड्रिंक के साथ एस का इजाफा होगा, बाज़ का अल्फाज हैं जिनमें ई एस का इजाफा होता है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिक्रा कंप्लीट हुआ। यानी आई ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, आई क्योंकि प्लूरल है तो आई के साथ ड्रिंक आएगा सिर्फ ड्रिंक, यानी इसके साथ कोई एस का इजाफा नहीं आएगा। इसका जो उसूल है, उसूल के मुताबिक एक बार रिपीट कर लें, इसको चाहे नोट भी कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब आ जाता है। लेकिन वर्ब इस तरह आएगा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब सिर्फ फेल फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास फिक्रा आ जाता है कि तुम पानी पीते हो, तो यानी तुम ये भी आई के साथ है, यानी आई की तरह का है, इसको भी हम प्लूरल में गिनते हैं, तो यू के साथ भी सिर्फ ड्रिंक आएगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद जो है ना हमारा मफूल आ जाएगा, यानी इसके साथ भी कोई एस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी नाम लेकर किसी बंदे का कह रहे हैं कि असलम पानी पीता है, यानी कोई भी नाम ले लें आप, अली लिख लें वगैरह, तो इसके लिए क्या होगा कि असलम हमें पता है सिर्फ एक बंदा है, वो ड्रिंक्स यानी उसके साथ एस का इजाफा होगा उसकी वर्ब के साथ, ड्रिंक्स वाटर वैसे ही आएगा। अब फिर क्या है, एक और बात, असलम एंड अली आ जाता है मिसाल के तौर पर, तो इसके साथ सिर्फ ड्रिंक आएगा क्योंकि असलम एंड अली ये सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जमा में है, तो हम उसके साथ सिर्फ ड्रिंक लगाएंगे, यानी एस का इजाफा नहीं करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी सिर्फ। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस का हमने सिंपल पार्ट पढ़ लिया, उसका असर्टिव हिस्सा पढ़ लिया, मस्बत हिस्सा। उर्दू में शनाख्त किया थी इसकी के फ़िक्रे के आखिर में ताहा आता है, तीहे आता है, तेहें या ताहूँ वगैरह आते हैं। उर्दू में शनाख्त हो गई। अब हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला है SVO। SVO में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें इस्तेमाल SVO को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब जो है ना उसकी पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। दूसरी बात, अगर वर्ब में, यही वर्ब में है थोड़ी सी, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर हमारा वर्ब जो है ना वो प्लूरल है तो सिर्फ एस का इजाफा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर मफूल हो जाएगा। तो आज की जब क्लास थी हमारी सिर्फ यहाँ तक थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब जहाँ तक पढ़ लिया है ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अच्छे से। एक बार समझ नहीं है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से फिनिश किया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने असर्टिव हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। आपने इसको ज़रूर समझने की कोशिश करनी है, बार बार देखें वीडियो अगर समझ में नहीं आती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने सवालात, अपने जो भी आपके जहन में है अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन, मेरी जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इनकरेज होकर आपके लिए नई वीडियो बनाऊँ।